प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कक्षा 6 में भोजन जरूरी है का पार्ट 1 देखेंगे। कक्षा 7 में प्राणियों के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 8 में कोशिका का भाग 2 बनाएंगे और उससे जुड़े रोचक प्रश्न भी करेंगे। कक्षा 9 में गति पार्ट 3 करेंगे और कक्षा 11 में मात्रक और मापन का पार्ट 3 और क्विजेस करेंगे। आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्व के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे पोषक तत्व के कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खाद्य पदार्थ से, जो हमारा आखिरी अध्याय था। हम जानते हैं कि पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत में इडली डोसा खाया जाता है, गुजरात में ढोकला, बिहार में लिट्टी चोखा, तो झारखंड में ढुसका और छिलका रोटी इत्यादि खाए जाते हैं। अब हमने खाद्य पदार्थ कैसे बनते हैं इन सब के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ लिया, पर इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर खाद्य पदार्थ इतने जरूरी क्यों हैं। अब ये हम जानते हैं कि भोजन बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर भोजन क्यों जरूरी है, तो आप यही कहेंगे कि भोजन के बिना जीवन असंभव है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? भोजन से हमें आखिर ऐसा क्या मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में कि आखिर भोजन हमें क्या देता है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो भोजन जो है वो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है। ये जरूरी पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा की। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जरूरी होता है जिससे कि हम अपने जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें कर सकें। कार्बोहाइड्रेट आखिर फिर मिलता किन चीजों से है? तो ये हमें चावल से मिलता है, ये हमें ब्रेड से मिलता है, चपाती या रोटी जो होती है उनसे मिलता है, आलू और केलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर वर्धक होता है। अब मान लीजिए आपको कभी कहीं पे चोट लग गई, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए वो ठीक ही ना हो तो दरअसल जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है उसके कारण जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर प्रोटीन किन किन खानों में होता है। ये पल्सेस यानी कि जो हमारे दाल होते हैं उनमें होता है, दूध में होता है और दूध से बनी सारी चीजों में जैसे कि बटर, दही, घी, बाकी चीजों में होता है। ये अंडों में भी होता है, मछलियां और जो मीट यानी कि मांस होता है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारा जो ऊर्जा था वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा और जो हमें चोट वगैरह लगेगी वो प्रोटीन ठीक कर देगा। परंतु हम बीमार भी तो पड़ते हैं, तो हमारे शरीर को कुछ ऐसा भी चाहिए जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करे। तो वहां पे काम आता है विटामिन और खनिज। ये हमारे शरीर की रोग से लड़ने में सहायता करता है। दरअसल विटामिन बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी आदि।
इन सभी के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। वहां हम ये भी जानेंगे कि कौन सा विटामिन किससे मिलता है। अभी हम बात करते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश का मतलब होता है रेशे। ये पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ये हमें मिलते हैं बादाम से, ब्रोकली, जो मछलियां होती हैं उनसे, और गाजर इत्यादि। वहीं हम जल भी पीते हैं। जल का काम होता है ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें अवशोषित करना। ये हमारी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पता कैसे लगाएंगे? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, आयोडीन का सॉल्यूशन और पिसे हुए आलू। हम क्या करेंगे? प्रोसीजर ये है कि हम जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसकी कुछ बूंदें आलू के अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो रंग है वो बदल जाएगा। रंग थोड़ा सा नीला और थोड़ा काला होने लगेगा। इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ हमने डाला उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था। चलिए जानते हैं कि प्रोटीन के बारे में कैसे पता लगाएंगे। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमें चाहिए होगा एक ड्रॉपर, CuSO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट ट्यूब में एग डालेंगे, क्योंकि हमें पता है एग में प्रोटीन होता है तो उसका चेक करना ज़्यादा सही बनता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर CuSO4 डालेंगे। CuSO4 डालने के बाद जब अगर हम सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर कलर बैंगनी हो जाता है इसका मतलब है कि जो खाद्य पदार्थ था उसके अंदर प्रोटीन था। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वसा की उपस्थिति का पता कैसे चलता है। इसका पता लगाना सबसे आसान है। मान लीजिए अगर आपको पता लगाना है किसी पदार्थ में वसा है या नहीं तो आपको बस कागज चाहिए। मूंगफली में वसा होता है तो हम यहाँ पर उसी का उदाहरण लेते हैं। मूंगफली को अगर हम कागज में दबाएं और उसके बाद कागज को निकाल कर देखें तो कागज पर तेल के धब्बे आ जाएंगे। अगर किसी पदार्थ से कागज के ऊपर तेल के धब्बे आते हैं इसका मतलब उस पदार्थ में वसा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना मुख्य पोषक तत्व के बारे में, जहां हमने मुख्य पोषक तत्व पढ़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि। और उसके बाद हमने जाना कि पोषक तत्व और उनके कार्य क्या होते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में और उनके स्रोत के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण की। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की, और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण को जानते हुए। दरअसल जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक चूहे और एक पंछी की बात करें, तो चूहे के पास खाने के लिए हाथ होते हैं, वो उससे खाने को कुतर कुतर के खाता है। वहीं पंछी की बात करें तो उसके पास चोंच होती है और वो अपना खाना उससे खाते हैं। वहीं इन दोनों के साथ अगर हम गाय को रखते हैं, तो जितना खाना पंछी पूरे दिन में खाता होगा, गाय शायद एक ही बार में खा जाए। और गाय के पास उसके लिए अपना मुंह होता है खाने के लिए, जिससे वो खाने को आराम से जुगाली करते हुए खाता है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि किस जीव के द्वारा भोजन किस तरीके से खाया जाता है। अमीबा की बात करें तो वो कूट-पात से खाना खाता है। अमीबा अपना आकार बदल सकता है और इसलिए वह कूट-पात से अपना खाना खाता है। वहीं मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी फूलों का रस पीती है और उसको पीने के बाद वो शहद भी बनाती है। वहीं अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर खाने को चबाता तक नहीं है, वो खाने को सीधा निगल लेता है और उसके पेट में खाना जाके पच जाता है। चलिए अब बात करते हैं पंछी की। तो पंछी के पास खाना खाने के लिए चोंच होती है, वो अपना खाना चोंच से खाती है। वहीं चूहे की बात करें तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि चूहे अपना खाना कुतर कुतर के खाते हैं। वहीं गिरगिट की बात करें तो कीड़े को वो मुंह के भीतर खींच लेता है। इसी तरह एक पंछी होता है जिसका नाम है मरमर पंछी। इंग्लिश में इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। यह रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और पतली होती है। यह चूषण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है और यह भी फूलों का रस ही पीता है। क्या आप जानते हैं ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी कि ये आगे की तरफ पंख फैलाते हुए भी पीछे की दिशा में उड़ सकता है, और ऐसा करने वाला ये इकलौता पक्षी है। चलिए जानते हैं अमीबा में पोषण को। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसकी आकृति कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलती रहती है। तो आखिर ये अपना खाना खाता किस तरीके से है, चलिए जानते हैं। अमीबा जब अपने खाने को देखता है तो सबसे पहले तो उसके पास जाएगा। उसके बाद जो उसके झूठे पैर होते हैं उससे वो खाने को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो खाने को पूरी तरीके से घेर लेता है तब खाद्य रिक्तिका बनती है और उसके बाद जो अमीबा होता है वो खाने को पचाना शुरू कर देता है। एंजाइम की मदद से वो खाने को पचाता है और इससे जो अमीबा होता है उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं। खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है और जो बिना पचा भोजन होता है वो अमीबा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा के जैसा ही एक और जीव है हाइड्रा। बस बदलाव ये है कि यह एक बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव था। इसकी मुख गुहा का छिद्र अंतर्गुहा और उत्सर्जन दोनों के लिए एक ही होता है। हाइड्रा को खाना जब खाना होता है तो सबसे पहले वो खाने को देखेगा, उसके बाद वो खाने के पास जाता है और खाने को पकड़ता है और उसे मुख गुहा के छिद्र से खाता है। उसके बाद जब वो खा लेता है उसे तो एंजाइम की मदद से खाना पचता है। पचने के बाद जो पोषक तत्व उसे चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं और जो पचा हुआ खाना होता है जो नहीं पचता है वो उसी मुख गुहा से बाहर आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसके बारे में। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण होता है आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया इनसे मिलकर। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें मेन चीजें हैं मुख, जिससे हम खाना खाते हैं, जीभ जो कि खाने को मिलाने में हमारी मदद करता है। वहीं पे फिर आहार नाल आता है जिससे खाना हमारे आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय में खाना पचता है। वहीं पित्ताशय और छोटी आंत में खाना और पचता है। छोटी आंत में जो खाना होता है वो हमारे खून में जाता है
और वहीं पे जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। खून से जो खाना हमारे पास गया है उससे तो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, और जो बचा हुआ खाना है जो नहीं पचा वो बड़ी आंत से होते हुए बाहर चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो होता है अंतर्ग्रहण, जो हम मुंह से करते हैं। इसका मतलब है खाने को बाहर से शरीर के अंदर लेके जाना। उसके बाद बात आती है पाचन की, जहाँ आमाशय और छोटी आंत के अंदर जो हमारा खाना है वो पचता है। उसके बाद बात आती है अवशोषण की। अवशोषण वो प्रक्रिया है जहाँ पर छोटी आंत से जो खाना है जो पच चुका है वो हमारे खून में जाता है। उसके बाद बारी आती है परिपाचन और उत्सर्जन की। परिपाचन में क्या होता है कि जो हमने खाना हमारे खून में लिया था उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसे ताकत मिलती है सभी रोजमर्रा के काम को करने की। वहीं उत्सर्जन में जो बिना पचा खाना होता है जो नहीं पच सकता उसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में। साथ में हमने बात करी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, जहाँ पर हमने हाइड्रा में पोषण कैसे होता है उसकी बात भी करी थी। उसके बाद हमने जाना कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है कोशिका। हम इसका पहला भाग पहले कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे जो कि इसका आखिरी भाग होगा। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका के घटक के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर के बारे में, कि आखिर जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका के घटक को जानते हुए। दरअसल कोशिका के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। तो अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ये केंद्रक है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये जो पतली वाली हरी रेखा आप देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका द्रव की बात करें तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो आपको पानी जैसा दिख रहा है वो कोशिका द्रव है। इसके अलावा एक कोशिका में एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। यहाँ पर जो मोटी वाली हरी रेखा है वो कोशिका भित्ति है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर कोशिका भित्ति कोशिका का एक प्रमुख घटक क्यों नहीं है। दरअसल कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आखिर पौधों में कोशिका भित्ति क्यों होती है, उन्हें इससे क्या लाभ होता होगा, चलिए जानते हैं। दरअसल जो पौधों की कोशिका के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये पौधों को ताप से, वायु से, नमी इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करती है, और इसलिए पौधों के पास अपनी एक कोशिका भित्ति होती है। चलिए कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं अब। कोशिका झिल्ली छिद्र युक्त होती है।
जिनसे ऐच्छिक पदार्थ अंदर आते हैं और हानिकारक पदार्थ बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ साथ जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका को एक आकार प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन कोशिकाओं का आकार एक बेलनाकार है। अगर इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती तो इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता और ये किसी भी आकार के हो सकते। चलिए जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। आपने पानी वाले गुब्बारे तो देखे ही होंगे। इसे भी आप कुछ इसी तरीके से सोच सकते हैं। मान लीजिए जो पानी वाला गुब्बारा है उसकी जो बाहरी सतह है वो है कोशिका झिल्ली और बीच में जो पानी है वो है कोशिका द्रव। तो ऐसा ही कुछ होता है। ये एक जेली जैसा दानेदार पदार्थ होता है और ये अर्ध तरल होता है तथा अर्ध पारदर्शक होता है और इसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोशिका द्रव के अंदर आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, हरित लवक, रसधानी आदि हैं जो हमें कोशिका द्रव्य के अंदर मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में कि आखिर केंद्रक क्या होता है। दरअसल यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रक को। कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि कोशिका में एक ही केंद्रक हो। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। अगर हम बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। वहीं आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो, परंतु जो हमारी लाल रक्त कोशिका होती है, जो हमारे खून में पाई जाती है, उनमें केंद्रक होता ही नहीं है, वो बिना केंद्रक के होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। दरअसल ये आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अकलचौ होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अकलचौ जो होती है वो हमारे बड़े होने के बाद ही उगती है। दरअसल केंद्रक झिल्ली भी एक पूर्ण विकसित कोशिका में ही पाई जाती है। अगर कोई कोशिका नई है और अभी बन ही रही है तो उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यहाँ पर आप केंद्रक झिल्ली को देख सकते हैं। ये जो हमारा केंद्रक होता है उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है और जिस तरीके से कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। दरअसल कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव आपस में मिलकर जीव द्रव बनाते हैं, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जीवन जो है वो एक कोशिका पर ही निर्भर करता है, इसलिए कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को आपस में जीव द्रव कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं केंद्रिका की। केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना को केंद्रिका कहा जाता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्रिका का काम क्या होता है। दरअसल केंद्रिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है। क्या आप जानते हैं गुणसूत्र के अंदर हमारे बालों का कलर क्या होगा, उससे लेके हमारी हाइट कितनी होगी या फिर हमारा कलर क्या होगा, ये सब लिखा हुआ होता है। दरअसल ये सब जीन के अंदर लिखा होता है। जीन सजीव में आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं जो गुणसूत्र पर दाने के समान संरचनाओं में पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरी पिक्चर है ये हमारे गुणसूत्र की पिक्चर है और इस पे जो आपको दाने दिख रहे हैं वो हमारी जीन है, जिस पे ये सब लिखा हुआ है कि हमारे बालों का कलर क्या होगा या हम कैसे दिखाई देंगे, ये सारी चीजें। चलिए ये तो हुआ जीन। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। दरअसल केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसके उदाहरण है जीवाणु। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिका होती है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होती। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और इन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं लगभग सभी जीव, जैसे कि चिड़िया हो गई या पेड़ हो गए या फिर हम खुद, हम सभी यूकैरियोट्स में आते हैं।
यहाँ तक कि जो अमीबा है वो भी यूकैरियोट्स में आता है। चलिए अब बात करते हैं जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या होता है इसके बारे में। एक अंतर तो हमें अभी से पता है कि एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो जंतु हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर भी चलिए देखते हैं कि इन सभी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। चलिए पहले लेते हैं जंतु कोशिका को। जंतु कोशिका के अंदर लवक अनुपस्थित होता है, तारक काय उपस्थित होता है। इसके अंदर रिक्तिका छोटी होती है और आकार वृत्ताकार होता है और कोशिका भित्ति तो अनुपस्थित होती है, ये हम जानते ही हैं। चलिए अब बात करते हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें लवक भी पाए जाते हैं और तारक काय की बात करें तो वो अनुपस्थित रहता है। वहीं रिक्तिका इसकी बड़ी होती है, जहाँ की जो जंतु थे उनमें छोटी थी और इनका जो आकार है वो आयताकार होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी कोशिका के घटक के बारे में और फिर हमने बात करी जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर क्या होता है इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे और जैसा कि हम अब तक करते आए हैं ये पहले और दूसरे भाग से थोड़ा ज़्यादा कठिन होने वाला है, परंतु कठिन होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे एक समान गति और असमान गति को और उसके बाद हम बात करेंगे त्वरण की। शुरुआत करते हैं एक समान गति और असमान गति से। तो एक समान गति की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा है वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो हमारा गति होगा वो स्थिर होगा, मतलब कि गति बदलेगा नहीं। कोई चीज अगर एक ही रफ्तार से चले जा रही है तो उसे ही कहा जाता है एक समान गति। उदाहरण के लिए हमारा सोलर सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि जितनी भी ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास घूमती हैं। अगर मान लीजिए हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, परंतु पृथ्वी की जो रफ्तार है वो एक समान है। पृथ्वी की रफ्तार बदलती नहीं है और इसीलिए हर 365 दिन में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक बार 364 दिन में लगाए और एक बार 366 दिन में लगाए, वो हर बार 365 दिन में ही एक चक्कर लगाती है। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण है हमारा चांद यानी कि मून। वो क्या करता है, वो हर 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है उसका एक चक्कर लगाता है। तो ये भी एक समान गति का उदाहरण हो गया। अब चलिए जानते हैं एक समान गति को जो हमारी एक सरल रेखा है उसके ऊपर। तो ये हमारी सरल रेखा है। अब मान लीजिए सबसे पहले वस्तु कहाँ पर होगा, 0 मीटर पर। यहां से वस्तु 1 सेकंड में 1 मीटर पे पहुंच गया।
तो अगर इसकी एक समान गति होगी तो अगले सेकंड में से कितना चलना चाहिए? अगर ये पहले सेकंड में 1 मीटर चला है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही चलेगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? 2 मीटर पे। उसके अगले सेकंड में भी ये 1 मीटर चलेगा और अब पहुंच जाएगा 3 मीटर पे। 3 सेकंड में 3 मीटर पहुंचा है तो 4 सेकंड में 4 मीटर पहुंचेगा और इसी तरीके से इसकी स्पीड हमेशा समान रहेगी। तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? 100 मीटर पे। तो ये थी एक समान गति। अब असमान गति क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा। तो चलिए जानते हैं असमान गति क्या है। असमान गति में एक वस्तु असमान त्वरण से चलती है और यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता रहता है तो इसी को कहा जाता है असमान गति। अब इसका उदाहरण बहुत ही कॉमन है, ठीक। इसमें गति होती है अस्थिर, यानी कि गति बार बार बदलती रहेगी। अब ऐसा कब होता है? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको बिल्कुल खाली रोड मिलता है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी की पूरी स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड लिमिट के अंदर ही, पर गाड़ी की स्पीड तो बढ़ाएंगे ना। अब मान लीजिए आगे क्या होता है, आपको मिल गया ट्रैफिक। अब गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ जाएगी क्योंकि ट्रैफिक में तो आप तेज चला नहीं सकते, गाड़ी ठुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है। जब ट्रैफिक कम होगा तो आप कार की स्पीड तेज कर लेंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो कम कर लेंगे। तो यहाँ पर गति अस्थिर रहती है। तो इस तरह की जो गति होती है जहां पर बार बार गति बदलती रहती है उसे ही कहा जाता है असमान गति। चलिए एक बार इसे सरल रेखा पर भी देख लेते हैं। तो सरल रेखा पर क्या होगा कि जो हमारी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? 0 मीटर पे। अब यहाँ पर ये पहले सेकंड में जाता है 2 मीटर, तो पहले सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 2 मीटर का। अगले सेकंड में ये आधा मीटर चलता है और उसके अगले सेकंड में ये बहुत आगे चला जाता है 8 मीटर पे। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा असमान गति का, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि समय जो है वो समान है, तीनों बार में 1 सेकंड का समय लगा है, परंतु पहली बार में जो दूरी तय हुई है वो है 2 मीटर, दूसरी बार में जो दूरी तय हुई है वो है आधा मीटर और तीसरी बार में जो दूरी तय हुई है वो तो बहुत ज्यादा है। तो आपको एक समान गति और असमान गति समझ आ गया? अब चलिए, अगर समझ आ गया है तो इसी बात पर एक प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में तय कर लेती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? अब यहाँ पर आपसे पूछा है औसत चाल। औसत चाल का जो सूत्र था वो आपने क्या पढ़ा था? कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि दूरी कितनी है और समय कितना है। तो पहले दूरी थी 16 मीटर और समय कितना लगा था? 4 सेकंड का। अगली बार दूरी कितनी थी? 16 मीटर, पर इस बार हमने स्पीड शायद बढ़ा दी, इसी वजह से हमें टाइम कम लगा, 2 सेकंड का। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि दूरी कुल कितनी हो जाएगी? 32 मीटर और समय कुल हो जाएगा 6 सेकंड। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है। VAV यहाँ पर क्या है कि हमें एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, इसलिए हमने इसे लिखा है VAV। V का मतलब होता है हमारी चाल और AV दर्शाता है कि हम औसत चाल निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। कुल दूरी हमारी है 32 मीटर, कुल समय है 6 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 32 मीटर अपॉन में 6 सेकंड। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी दूरी है वो मीटर में है और समय सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। और यूनिट लिखना नहीं भूलना क्योंकि नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5.33 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अब त्वरण को कि आखिर त्वरण क्या होता है। दरअसल अब तक जो हम पढ़ रहे थे त्वरण इसी के बारे में सब है। त्वरण को हम A से बताते हैं और क्योंकि ये एक सदिश मात्रक है इसलिए इसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है। अब त्वरण सिर्फ असमान गति में होता है, तो यानी कि वेग में परिवर्तन होगा उसके अंदर त्वरण होगा, क्योंकि असमान गति में तो वेग हमेशा बदलती रहती है। तो यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे कि मान लीजिए पहले आपके पास था एक खाली रास्ता और आपने गति को बढ़ा दी और उसके बाद आपको मिला ट्रैफिक और आपने गति को धीमी कर दी। दरअसल त्वरण यही है, जब हम वेग में परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो दर होती है उसे ही कहा जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन हुआ यानी कि असमान गति, और जिस दर से परिवर्तन हो रहा है उस दर को कहा जाता है त्वरण। चलिए समझते हैं कि इसका सूत्र क्या है और इसका यूनिट क्या है। तो त्वरण जो है वो क्या होता है? मान लीजिए पहले कोई कार थी जो U स्पीड से चल रही थी और बाद में वो चलने लगी V की स्पीड से,
तो यहाँ पर हमारा जो वेग है वो बदल गया है और इसलिए यहाँ पर a का त्वरण होगा और इसमें कुछ समय भी लगेगा। मान लीजिए वो समय था t। तो यहाँ से जो हमारा त्वरण का सूत्र निकलेगा वो है त्वरण बराबर में v माइनस यू अपॉन में t। अब v क्या है यहाँ पर? v है हमारा अंतिम वेग जो बाद में हमारे कार की स्पीड हो गई थी, यानी कि जो बाद में हमारे कार की गति थी। u क्या है यहाँ पर? वो है प्रारंभिक वेग, यानी कि कार की शुरुआत में गति कितनी थी। और जो t है वो जो पूरा चेंज हुआ है उसमें कितना समय लगा है उसको दर्शाता है। तो हमारे त्वरण का फॉर्मूला क्या हुआ? त्वरण का सूत्र हो गया जो हमारा वेग है अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम। तो आपको त्वरण का सूत्र समझ आ गया होगा। अब चलिए ये सवाल देख लेते हैं कि आखिर त्वरण जो है वो एक सदिश मात्रक क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा v है वो एक सदिश मात्रक है और u भी हमारा सदिश मात्रक है। तो टाइम सदिश हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक सूत्र में एक भी ऐसा मात्रक है जो सदिश हो तो जो हमारा पूरा मात्रक होता है उसे हम सदिश कह सकते हैं। यहाँ पर तो दो वैल्यू सदिश हैं, इसलिए हमारा जो a होगा वो एक सदिश मात्रक बन जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर वैल्यू लिखी है यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, उन दोनों की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में फिर से सेकेंड आ गया, तो यहाँ पर 2 सेकेंड हो जाएंगे और इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर चलिए एक सवाल को देख लेते हैं। हमारा प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेग में बदलाव हुआ है तो कुछ त्वरण हुआ होगा और उसमें कुछ समय लगा होगा। तो टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड का। तो अब हमें बताना है कि त्वरण कितना है। तो जाहिर सी बात है, सामने फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू डालेंगे। हमारा अंतिम वेग है 10 और प्रारंभिक वेग है 2 और टाइम लगा है हमें 2 सेकेंड का। तो 10 माइनस 2 जो कि 8 होता है अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को आपस में बदल दिया। हमारा प्रारंभिक वेग था 10 और बाद में हमारा वेग हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने ब्रेक लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम बस इन वैल्यू को फिर से थोड़ा बदल देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इस पर? हमारा उत्तर आएगा 2 माइनस 10 अपॉन में 2, जिसका आंसर होता है माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि जो हमारा त्वरण आ रहा है वो ऋणात्मक है और ये हमें बताता है कि जो हमारी गति है वो कम हो रही है। तो चलिए जानते हैं गति को। गति किस किस टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है एक समान गति और दूसरी असमान गति। एक समान गति में जो त्वरण होता है वो 0 होता है और इसलिए यहाँ पर गति स्थिर होती है। असमान गति में त्वरण 0 नहीं होता और इसलिए गति अस्थिर होती है, क्योंकि वेग हर बार बदलता रहता है। एक समान गति में एक फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र है गति का, जो कि है दूरी अपॉन में समय का। असमान गति में 3 फॉर्मूले हैं। एक है v बराबर में u प्लस at, दूसरा फॉर्मूला है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और तीसरा है 2as बराबर में b स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब इन्हें देखकर डरना नहीं है, क्योंकि अगली 2 वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं और ये तो हमें याद ही हो जाएंगे। चलिए एक बार बस समझ लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमने u, v, a सब ले रखा है उनका मतलब क्या है। तो मान लीजिए एक कार थी जो आगे गई और थोड़ी आगे जाकर रुक गई, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग होगा कुछ, मान लीजिए वो u था और बाद में इसका वेग क्या हो गया v। अब क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन भी लगा होगा और यहाँ पे कार का आगे जाने में कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहते हैं t। और कार थोड़ी आगे गई है तो यहाँ पर कुछ दूरी भी तो तय की होगी, उस दूरी को कहा जाता है s। यही 5 चीजें हैं जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई 3 चीजें आपको दे दी जाएंगी और बाकी 2 पूछे जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी थी एक समान गति और असमान गति की, और उसके बाद हमने त्वरण को जाना था।
इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में गति वाले अध्याय में पढ़ लीजिएगा, जहां पर आपको पढ़ना है एक समान गति और असमान गति और वेग में परिवर्तन की दर। इसे जरूर पढ़िएगा जिससे आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गतिज समीकरण के बारे में, यानी कि यही 3 जो समीकरण जैसे हमने अभी देखा जो बहुत डरावने से लग रहे थे, उनको बड़े अच्छे से समझेंगे कि वो इतने आसान क्यों हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन तथा फिर हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। तो शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं
निरपेक्ष त्रुटि पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यह एक भौतिक मात्रा का माप है जो व्यष्टिगत मतलब मेजर्ड और वास्तविक मतलब रियल के अलग अलग मान के बीच अंतर का परिमाण है। यदि किसी भौतिक राशि को n बार मापा जाए और यदि उसके मान a1, a2, a3 एंड सो ऑन हैं, तो उस राशि का अंकगणितीय औसत होता है am बराबर 1/n सबमिशन ऑफ ai, जिसकी लिमिट होती है 1 से लेकर n तक। यहाँ पर am है औसत मान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और निरपेक्ष त्रुटि को देखते हैं। हमारे प्रथम मापन में निरपेक्ष त्रुटि इस प्रकार होगी, जिसे हमने लिखा है डेल्टा a1 बराबर am माइनस a1, जहां पर am औसत मान है। इसी प्रकार द्वितीय मापन में त्रुटि होगी डेल्टा a2 बराबर am माइनस a2, और इसी तरह तृतीय मान में त्रुटि होगी डेल्टा a3 बराबर am माइनस a3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। इसमें हम 5 प्रकार से त्रुटि पढ़ेंगे, जिसमें पहला है संकलन की त्रुटि, दूसरा है व्यवकलन की त्रुटि, तीसरा है गुणनफल की त्रुटि, चौथा है भागफल की त्रुटि, तथा 5वें नंबर पर है मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। चलिए आगे चलते हैं और संकलन की त्रुटि से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं x, और यदि x बराबर a प्लस b है, जहां a और b दो अन्य चर राशि हैं, और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो इसके लिए x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यवकलन की त्रुटि को समझते हैं। इसे समझने के लिए भी हम फिर से एक चर राशि को डिफाइन करते हैं, जो हम लिखते हैं x बराबर a माइनस b, और यहां पर हम कुछ और चर राशियां डिफाइन करते हैं, जो है डेल्टा a बराबर a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b बराबर b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x बराबर x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणनफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम चर राशि डिफाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जहां x बराबर a गुणा b है, और कुछ और राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि।
तो यहाँ पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। और इसी तरह हम आगे चलते हैं और भागफल की त्रुटि पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम एक चर राशि डिफाइन करते हैं जिसको हम इस तरह लिखते हैं, जहां x बराबर है a बटे b के। और कुछ अन्य चर राशियां इस प्रकार हैं, जहां डेल्टा a है a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x है x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा x बराबर प्लस माइनस x गुणा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। चलिए अब आगे देखते हैं मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। इसके लिए हमने एक चर राशि डिफाइन की है x बराबर a स्क्वायर, जिसको हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं a गुणा a। और यहां पर डेल्टा a होगा a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, तथा डेल्टा x होगा x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। और यहां पर x के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान होगा डेल्टा x बराबर प्लस माइनस 2x गुणा डेल्टा a बटे a। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंक पर नजर डालते हैं। सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लिखित मापित मान के कुल विश्वसनीय तथा अविश्वसनीय अंकों के योग को सार्थक अंक कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है समय का, जिसे लिखा गया है t बराबर 256.47 सेकेंड। अब यहां पर संख्या 2, 5, 6 तथा 4 विश्वसनीय अंक हैं, तथा संख्या 7 अविश्वसनीय अंक है। और इसीलिए यहां पर कुल विश्वसनीय अंक हो गए 2, 5, 6, 4, मतलब कुल 4 अंक, तथा अविश्वसनीय अंक हो गया 7, यानी कुल 1 अंक। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 4 + 1 मतलब 5 अंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम पर नजर डालते हैं, जो कि इस प्रकार है। नियम 1, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। शून्येतर का अर्थ है नॉन जीरो। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में x का मान है 359, जिसमें कुल सार्थक अंक होंगे 3, क्योंकि इसमें सभी अंक शून्येतर हैं। चलिए आगे चलते हैं और नियम 2 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव की स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं 2 शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है x बराबर 22.0039।
तो यहाँ पर कुल सार्थक अंक होंगे 6। चलिए आगे चलते हैं और नियम 3 पर ध्यान देते हैं, जिसके अनुसार यदि कोई संख्या 1 से छोटी है और वह दशमलव बिंदु से दाईं तरफ है तो प्रथम शून्य के बाईं ओर के अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। चलिए इसके लिए भी हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है x बराबर 0.0039। तो यहां पर कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नियम 4 पर ध्यान देते हैं। इसके अनुसार ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता, उनके शुरू के तथा अंतिम के शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 0920000। इस पूरी संख्या में कुल सार्थक अंक होंगे 2। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा त्रुटि विश्लेषण, उसके बाद हमने जाना सार्थक अंकों के नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे भौतिक राशियों की विमाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 6 में भोजन जरूरी है का पार्ट 1 शुरू किया। क्लास 7 में प्राणियों में पोषण पार्ट 1 को शुरू किया और क्लास 8 में कोशिका यानी सेल के पार्ट 2 को किया और क्विजेस किए हैं उसके। क्लास 9 में हमने गति पार्ट पढ़ा। क्लास 11 में मात्रक एवं मापन का पार्ट 3 और क्विजेस करें। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 6 में आरंभिक समाज पाठ की शुरुआत करेंगे। कक्षा 7 में शासक और इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 8 में आधुनिक काल में भारत का इतिहास पार्ट 1 और क्विजेस देखेंगे। कक्षा 9 में समकालीन विश्व में लोकतंत्र पाठ की शुरुआत करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का पार्ट 3 और क्विजेस करेंगे। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा, इकोवेशन के चैनल पे। आप डीजी साथ इकोवेशन सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।